बेबी को बेस्ट पसंद है। जब तनख्वाह आती थी तो वो किराना वाला जो दुकानदार था उसको जाता था। मैं चिकन नहीं खाता हूँ, प्रॉन बहुत पसंद है मुझे। 32 में कैबिनेट बनना तो बहुत बड़ी बात थी हमारे। तो मेरी शादी तो भाग के हुई थी, तब तो शेरवानी पहनी भाग के हुई थी। अटल जी की यहाँ मैंने फ़ोन किया था, मुझे टाइम मिला। मैंने कहा मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ। उनको लगा कोई बड़ा आदमी होगा, टाइम दिया। मैं जब गया तो उनको लगा कि अरे ये शाहनवाज है। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता तो बिहार के लोग लेबर खाली के अलावा ईंटा ढोने वाले लेबर अब बिहार के नहीं है। माँ की याद बहुत आई, माँ नहीं थी, वो होती तो बहुत खुश होती। पीके किसी को डैमेज नहीं कर रहे। पीके एक समझदार मुस्लिम पे झोला लेके पीछे पीछे घूम रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। वो वैसे ही इस बार 0 पे आउट हो जाएंगे। 1986 में बस में मिले थे, प्यार हो गया। न जात न धर्म की सीमा नहीं देखी, न राज्य की सीमा देखी। और फिर प्रसाद लेंगे सर? मैंने क्यों नहीं, मैंने प्रसाद लिया। सब देख रहे थे कि खा रहे कि नहीं। बिहार के लोग स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर हैं। कोई ऐसी एक आदत आपकी जिसको लगता हो कि हम छोड़ना चाहते हैं? ईद में बुला लोगे, रोजा इफ्तार की पार्टी में बुला लोगे, और कोई अगर दुर्गा पूजा में बुला रहा है तो वहां तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। तो स्वर्ग में जो वोटर बैठा है वो थोड़ी वोट देता है। सब लोग को लग रहा था कि अकेला मुस्लिम जीत के आया है, तो शायद सरकार में हर को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो सुबह सुबह अटल जी का फोन आया, कहाँ आप निकल गए? मैंने कहा सर मैं इधर आया हूँ बनवासी मेला में। मंत्री बन गया, दामाद मंत्री हो तो मिलना ही पड़ता। हाँ, दामाद मंत्री, हाँ ये तो है। मोदी जी से बातचीत होती रहती है। मैं उनके साथ बैठा था जब वो टोपी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने पूरा शॉल जिसपे कलमा लिखा था वो ओढ़ लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्टेट मिरर हिंदी के पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड अड्डा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज साहब के नाम देश का सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ये महज 30 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, 31 साल की उम्र में स्वतंत्र प्रभार और 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने। केंद्र की राजनीति के अलावा बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे। शाहनवाज हुसैन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की राय बेबाकी से रखते हैं। आज हम उनसे उनके राजनीतिक करियर के अलावा पर्सनल जिंदगी से जुड़े कई किस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके अर्ली लाइफ से। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में आपका झुकाव कैसे हुआ? नहीं, मेरा तो बचपन से ही झुकाव था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से मेरा ड्रीम नहीं था कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने जी। मैंने जब मुझे अकल आई तभी मैंने सोचा कि समाज में क्या क्या होता है। तो बताया गया ऐसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, प्रोफेसर होता है, वकील होता है, ये होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो इसी क्षेत्र में जाऊंगा, राजनीति के क्षेत्र में। तो ये मेरी वो कोई गलती से मैं नहीं आ गया, मेरी बचपन की जो ख्वाहिश थी वही मैंने पूरा किया है, और उसी नाते मैं यहाँ पहुँचा। आपके पिताजी टीचर थे, टीचर बनने का मन नहीं किया कभी कि टीचर बनते हैं? नहीं नहीं, एकदम नहीं। पिताजी टीचर थे, इतनी कम तनख्वाह थी, मुश्किल से घर चलता था, उधार राशन आता था, और फिर जब तनख्वाह आती थी तो वो किराना वाला जो दुकानदार था उसको जाता था। तो बहुत टीचर को वो, आज तो तनख्वाह थोड़ी ठीक भी हो गई है। टीचर की तनख्वाह ऐसी नहीं थी कि घर में बड़ी फरावानी हो। तो टीचर का तो कोई सपना हमने देखा ही नहीं। मतलब आपने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है? एकदम। पॉलिटिक्स में भी बीजेपी में ही आना है, ये कब सोचा था आपने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जाना है या पार्टियों में जाना, ये सब इतना नहीं था। लेकिन ये था कि जब मैं मुजफ्फरपुर से पढ़ने के बाद दिल्ली आया, यहाँ पूसा में एडमिशन हुआ, तो मेरी मुलाकात उस वक्त आरिफ बेग साहब से हुई। उससे पहले मैं जब मुजफ्फरपुर में था इंटर में, तब 1984 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब नहीं लड़े थे, उनकी जगह प्रोफेसर विनोदानंद सिंह लड़े थे। और उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत
उस चुनाव में भाग लिया, 84 के चुनाव में। फिर मैं दिल्ली आ गया 86 में, और यहाँ मेरी बहुत बीजेपी के पक्ष में कोई ऐसी राय नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री की शुरुआत लगभग यहीं से शुरू हो गई। हाँ, यहीं से। ITI करने पूसा में नहीं, देखिए, जब पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई वो मुजफ्फरपुर से हुई। फिर दिल्ली आए, आरिफ बेग साहब से मिले, आरिफ बेग साहब से मुलाकात हुई। आरिफ बेग साहब के बारे में मेरी राय ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में कैसे हो सकता, क्योंकि समाज में जो परसेप्शन था वही मेरा परसेप्शन था। लेकिन जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि देश में सबको आगे कोई पार्टी भविष्य की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो परसेप्शन था कि वो मुस्लिम विरोधी है, वो उन्होंने पूरी तरह मेरे मन से निकाल दिया। फिर मेरी मुलाकात आरिफ बेग साहब बड़े नेता थे, उनके ज़रिए पार्टी के बड़े नेताओं से होने लगी। फिर मैं अटल जी से भी एक बार मिलने गया, नाम उनको लिखवाया। पहले तो खुद ही फ़ोन अटल जी उठा लेते थे, फिर उन्होंने बुलाया, उनसे मिला, अडवाणी जी से मिला। फिर मैं आरिफ बेग साहब के साथ काम करने लगा। वो पहली मुलाकात अटल जी से जब आप मिले थे, अडवाणी जी से मिले थे, उसका जब कोई किस्सा कुछ? देखिए, ऐसे लम्हा तो ऐसा कुछ याद हो? बीजेपी ऑफिस में तो मैं मिला, लेकिन अटल जी के यहाँ मैंने फ़ोन किया था, मुझे टाइम मिला। जी मैंने कहा मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ। उनको लगा कोई बड़ा आदमी होगा, टाइम दिया। मैं जब गया तो उनको लगा कि अरे ये शाहनवाज है। तब उन्होंने हमको, तब परसेप्शन उनके मन में था कोई बुज़ुर्ग आदमी आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे देखा, फिर मैं उनसे मिला, बहुत स्नेह से मिले वो, और फिर हम लोग उनसे जुड़ गए। अटल जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन पहले बड़े नेताओं के यहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, वो सबसे मिलते थे। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर मैं युवा मोर्चा में आ गया। जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया और काम करने लगा। दिन भर ऑफिस में रहना, जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाना। फिर उमा भारती जी अध्यक्ष बन गई, तो उमा भारती जी के साथ युवा मोर्चा में रहा। फिर राष्ट्रीय मंत्री बन गया। फिर हमने बड़ा युवा मुस्लिम सम्मेलन किया गौवत पे। उससे खुश होकर उमा जी ने कहा कि लोकसभा लड़ो। पार्टी ने तय किया हम लोकसभा लड़े, और किशनगंज से पहली बार सिर्फ 8,000 वोट से रहे, 6,000 वोट से। दूसरी बार जीत गए, तस्लीमुद्दीन को चुनाव में पराजित किया, और जीत कर आए तो भारत सरकार के मंत्री बने। फिर एक नहीं 6 विभाग के मंत्री बने। बिल्कुल। आप 30 साल की उम्र में शायद बने थे कैबिनेट 30 साल की उम्र में भारत सरकार का राज्य मंत्री, मंत्री। 31 साल की उम्र में भारत सरकार का सिविल कोयला का इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री, इसके बाद सिविल और एविएशन 32 साल की उम्र में फिर भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री, कैसा सिविल experience रहा एविएशन है और जब- टेक्सटाइल जी हमने संभाला। जी कैसा एक्सपीरियंस रहा जब 32 साल की उम्र में कोई बिहार से लड़का आता है, यहाँ पॉलिटिक्स शुरू करता है और 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनता है? नहीं, हम तो अनुभव तो अच्छा ही था। 32 साल उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 32 साल की उम्र में नहीं, कैबिनेट मंत्री। 32 में कैबिनेट बनना तो बहुत बड़ी बात थी। हमारे दोस्त हों या हमारे विरोधी हों, जी सब चौंके थे। पार्टी के लोग भी चौंके हाँ, होंगे। पार्टी के लोग भी चौंके, और कई बार पार्टी के लोगों को लगा कि इसको कुछ ज़्यादा दे दिया, क्योंकि बहुत लेकिन मैं बीजेपी का इकलौता मुस्लिम एमपी था, जीत के आया था। लगातार 3 लोकसभा में रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में। जी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत स्नेह करते थे। आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जब देख रहे होंगे तो उस समय एयर इंडिया से रिलेटेड कई फैसले लिए होंगे। बहुत फैसले। आज कोई फैसला ऐसा याद आता है कि अगर मैं आज लेना होता तो मैं इस तरीके देखिए, से जब लेता, 9/11 हुआ था जी तब भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं ही था। बिल्कुल। अमेरिका में जहाज टकराया था, तो 2001 सारे बुलेट प्रूफ दरवाजे करने, सारे नियम बनाने, और CISF को एयरपोर्ट पे मैं ही लेके आया था। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। जी, पहले अलग अलग स्टेट पुलिस करती थी। बिल्कुल। मुंबई में मुंबई पुलिस, दिल्ली में दिल्ली पुलिस, कलकत्ता में कलकत्ता पुलिस, पटना में पटना पुलिस। तो हमने कहा भाई ये तो चलेगा नहीं, तो बहुत विरोध हुआ था उसका।
बहुत मुश्किल से अडवाणी जी गृह मंत्री थे, हमने तैयार कराया कि आप हमें CISF दे दें। तो CISF उस वक्त खाली भी थी थोड़ी, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री बंद हुई थी, तो वो इंडस्ट्रियल फोर्स थी। जी। तो उसको एयरपोर्ट पे लाया, उसकी अलग ट्रेनिंग कराई और सिक्योरिटी पर बहुत सेफ्टी पर ध्यान दिया। तो उस वक्त एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहा था, लेकिन हुआ नहीं। हम और अरुण शौरी मिलकर उसको करने वाले थे, लेकिन एयर इंडिया में जो फ्लैट बेड लगा, हमारी सीट अच्छी नहीं थी, वो सब डिसीज़न हमने लिया। कई जगह से फ़्लाइट चलाई और हम लोगों ने बड़ा डिसीज़न लिया कि जो बेंगलोर हैदराबाद का एयरपोर्ट बना, तो वो सब डिसीज़न हमारे वक्त का है, क्योंकि बेंगलोर में भी उस वक्त वहाँ एयरपोर्ट बना, हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू थे, वो हर हफ्ते मॉनिटर करते थे और दिल्ली आते थे, PM की यहाँ मॉनिटर होता था वो एयरपोर्ट। जॉर्ज फर्नांडिस का बहुत रोल रहा उसमें, क्योंकि डिफेंस की ज़मीन पे बना ज़्यादा वो। बिल्कुल। बीजेपी में आपको मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा के तौर पे देखा जाता रहा है शुरू से ही, तो इस परसेप्शन का कुछ दबाव पड़ता है क्या आपके ऊपर कि मैं मुस्लिम चेहरा हूँ, मेरे ऊपर कई लोगों की नज़र होगी, इस तरीके का कुछ? नहीं, कोई दबाव नहीं होता मुझसे। तो मेरी पार्टी के अंदर भी कभी लगा? मेरी गुरु उमा भारती जी कहती थी कि शाहनवाज तू भूल जाता है कि तू मुस्लिम। मतलब आपकी राजनीतिक गुरु? क्योंकि मैं उमा भारती जी और आरिफ बेग साहब, इन्होंने ही आगे बढ़ाया, संभाला, तराशा। तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे टिकट मिला। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री बना। कैलाश विजयवर्गीय, नड्डा जी, ओम बिरला जी, शिवराज सिंह चौहान जी, ये सब हमारे बैच के, हम लोग साथ में युवा मोर्चा में काम किए। तो मैंने कभी अपने आप को ये दबाव महसूस नहीं किया। मुस्लिम होने की वजह से कोई मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा हो, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ये भी महसूस नहीं किया कि कभी मेरा तुष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि मैं जीत के आया। हर समाज जात के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना था, और मुस्लिम में मैं अकेला जीत के आया, तो मुझे भी मंत्री बनाया। तो मेरे मन में ये नहीं था कि अगर बनाया तो मैं पार्टी का एहसानमंद था, लेकिन दबाव में नहीं था। अगर बीजेपी को बिहार में इतनी सीटें आ जाती हैं कि अपने बूते या अपनी मर्जी से सरकार बनाना है, और बीजेपी को किसी मुसलमान को CM बनाना है, उसके लिए शाहनवाज हुसैन साहब कितने फिट होते हैं, या अपने आप को कहाँ देखते हैं उसमें? मैंने कभी सिनेरियो में मैं तो अभी किसी पद पे न हूँ, ना MP हूँ, ना MLA हूँ, ना MLC हूँ। मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं बीजेपी का प्रोफाइल तो है ना। आपकी बातचीत एकदम बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य हूँ। मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपका प्रोफाइल रहा मैं है। वही कह रहा हूँ, मैं सक्रिय हूँ, बिहार में सक्रिय सदस्य के तौर पे काम करता हूँ, और मुख्यमंत्री का ख्वाब मैंने कभी देखा नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ एक से एक नेता है, मुख्यमंत्री पद के लायक बहुत लोग हैं, और मैं वही CM पोस्ट के लिए मुस्लिम चेहरा कौन है ये बताइए? नहीं, देखा जाता है ना हमारी पार्टी का कई तरीके का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। कोई कास्ट कम्युनिकेशन देखता है, फिर देखता है कि नहीं यार, इस तबके को हमको अगर आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा साथ सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर हम अगर पार्टी सोचती है तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में इतने साल से काम करता हूँ, मैंने देखा है कभी हिंदू मुस्लिम के नाते पार्टी सोचती नहीं, और कार्यकर्ता ही कभी, जब भी पार्टी किसी कार्यकर्ता को चाहे मुख्यमंत्री बनाए, कहीं उप मुख्यमंत्री बनाए, या विधानमंडल का नेता बनाए, वो पार्टी तय करती है। उसमें हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न पार्टी ने कभी सोचा है और न सोचने वाली है। मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं एकदम नहीं हूँ। अगर 100 नाम भी होंगे तो मैं सबसे नीचे ही खड़ा हूँगा। बिहार में ठीक है, आपको कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इसके बाद फिर बिहार में आप उद्योग मंत्री भी रहे, तो एक तो कोई संभावना बनती है उद्योग मंत्री के तौर पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं भारत सरकार में मंत्री रहा, फिर मुझे पार्टी का आदेश हुआ कि आपको बिहार जाना है, MLC बनाया गया। वो 3 साल का टर्म था। उद्योग मंत्री बनाने के लिए आपको MLC बना दिया गया ना? जी,
तो घर बैठे ही बनाया गया। सीएम बनाने के लिए भी तो बनाया जा सकता है ना, ऐसे मुझे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मुझे एमएलसी बनाया गया, फिर मुझे कठिन काम मिला उद्योग मंत्री का। बिहार में उद्योग कहीं नहीं था, और लेकिन मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, लेदर पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई। तमाम आज विपक्षी पार्टियां, लेकिन इथेनॉल में, ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार देश में नंबर 1 है, हमने बना के देखा है। आज 17 फैक्ट्री खुली, मक्का का दाम जो 1000 की 900 रुपये में बिकता था, आज 2400 में बिक रहा है। किसानों की आमदनी दुगुनी तिगुनी हुई, हमने कोशिश करके वो किया, हमने अच्छा काम किया। हमारे विरोधी भी हमारी प्रशंसा करते थे, फ्लोर पे करते थे। नहीं, लेकिन खुद नीतीश कुमार जी ने भी विरोधी तो अभी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं, उद्योग के नाम पे कुछ नहीं किया। पीके भी, प्रशांत किशोर भी घूम घूम के नहीं यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनको ये तो मालूम होगा कि इथेनॉल में बिहार नंबर 1 राज्य है। ग्रेन बेस इथेनॉल की बात नहीं, इंडस्ट्री लगी ना भाई। अब ये कहना कि एक इंडस्ट्री नहीं लगी, ये तो गलत है। पलायन का मुद्दा, हमने तो रोका। आज उठा मुजफ्फरपुर में जाइए, हजारों लोग काम कर रहे हैं। आप जाइए बक्सर में, नवानगर, हजारों लोग काम कर रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जाइए, काम कर रहे हैं। बेगूसराय जाइए, हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये कहना कि उद्योग नहीं लगा, ये पूरी तरह अन्याय है। मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को कि डिबेट करें कि उद्योग लगा कि नहीं लगा। जो चीनी मिल की ज़मीन थी जो बंद हो गई, वो सारी ज़मीन उद्योग डिपार्टमेंट को नीतीश कुमार जी ने सौंप दी, और हमने उसमें उद्योग लगाया। मतलब आपके हिसाब से आज के डेट में बेरोजगारी या फिर रोजगार की समस्या नहीं है? नहीं, ख़त्म नहीं हुई। वो तो जो बहुत डेवलप औद्योगिक राज्य हैं वहाँ भी बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन बिहार के लोगों के पास क्या क्या हो सकता है। तो बिहार में लोग कहते थे कि समुंदर दूर है तो उद्योग नहीं लग सकता, हमने तो करके दिखाया लग सकता है। आज बांग्लादेश से हमारा तनाव है, पूरी दुनिया में बांग्लादेश को उतना पसंद नहीं किया जा रहा है। वो तो इंडिया से भी आगे हो गया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बिल्कुल। मैंने ये सपना देखा कि बांग्लादेश को भी पीछे करके दिखाएंगे। आज टेक्सटाइल मिनिस्टर इंडिया के बिहार से आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और टेक्सटाइल में ही संभावना है रोजगार की। आप देखिए सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है, टेक्सटाइल में। और उसके जो ट्रेंड वर्कर हैं, जो टेलर मास्टर हैं, वो बिहार में हैं। अगर बिहार में टेक्सटाइल पर ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ बेरोजगारी खत्म हो सकती है। मेरे पास बिहार में उद्योग लगाने का पूरा रोड मैप है, और मेरी पार्टी के मंत्री हैं, वो काम कर भी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बिहार में तरक्की से रोका नहीं जा सकता। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को गड्ढे से निकालकर एक अच्छा राज्य, डेवलप राज्य की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब फैक्ट्री लगने लगी है। मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर में 4 इथेनॉल प्लांट लगे, बक्सर में लगा, पेप्सी और कोक का प्लांट नवानगर में लग रहा है, मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले। हमारे टाइम में ही शुरू हुआ था। मुझे बेगूसराय में पेप्सी का प्लांट लगा, कैंपा का लग रहा है, वहाँ प्राइम वालों का बहुत बड़ा 50 एकड़ का प्लास्टिक पार्क लगा। उसके अलावा वहाँ पर इथेनॉल का प्लांट भी लगा। एक जगह जो भूमि बिहार सरकार के कब्जे में भी नहीं थी, हमने कब्जे में लेकर वहाँ इंडस्ट्री लगा के दिखाया। हमें उस वक्त सरकार बदल गई, वो रफ्तार हमारी बहुत तेज़ थी, शायद उस पर नज़र भी लग गई, लेकिन हमारा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक विरोधी दल का भी नेता नहीं मिलेगा जो कहे कि शाहनवाज ने उद्योग मंत्री रहते हुए उद्योग नहीं लगाया। मैंने लगा के दिखाया। मैंने ये सोचा कि ये कर्ज है मेरी माटी का मेरे ऊपर। मैं भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ, और अगर बिहार में मुझे मंत्री बनाकर मोदी जी ने भेजा है तो मैं बिहार के लोगों की उम्मीद पर 100% खड़े उतरूँ। इसका मैंने पूरा प्रयास किया। अभी भी जो मंत्री हैं उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी, और केंद्र में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, तो बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाल बिछाया जा सकता है। ये ज़रूर हो सकता है। उम्मीद है बिहार में वापसी होगी। बिहार में 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर लड़ेंगे। इस बार 200 से ज़्यादा
सीट जीतेंगे। चिराग पासवान जी 243 सीट मांग रहे हैं। वो मांग तो नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले दावा भी कर रहे कई बार कह चुके हैं कि 243 पे लड़ूंगा, मतलब एनडीए लड़ेगा। हैं। अच्छा, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अपनी बात क्यों करेंगे, वो एनडीए में है, वो एनडीए से अलग होंगे तब तो बात करेंगे कि 243 पे लड़ूंगा। उसका मतलब वो यही तो निकाला नहीं, जाता नहीं, है। वो मतलब यही निकाला जाता, आप अपने हिसाब से निकालेंगे। मैंने तो मतलब यही निकाला, उनसे बातचीत भी हुई कि जो 243 सीट है, सब सीट पर चिराग पासवान का प्रभाव है और वो मेहनत करते हैं, कोई दबाव नहीं और है एनडीए में, सहयोगियों का कोई दबाव नहीं है, ना मांझी जी का, ना चिराग पासवान का। कोई दबाव नहीं है। सीट उठ पूरा एनडीए एकजुट है, इकट्ठा एकजुट होकर लड़ेगा, 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी सीट मिलने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है 2047 तक, विकसित बिहार का भी कोई सपना है क्या? उसी कोई में रोड विकसित मैप है? बिहार का है। आज तो प्रधानमंत्री जी मोदी हर जगह हर महीने आ रहे हैं, अभी मतलब 2047 अभी 18 तारीख को भी आ रहे हैं। और 2047 में जो विकसित राष्ट्र होगा, 10% आबादी देश की बिहार में रहती है, देश की आबादी। तो बिना बिहार के तरक्की किए हुए देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए अगर देश को विकसित राष्ट्र करना है, बनाना है, तो बिहार को विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा जब बिहारी मजदूर के तौर पे पलायन करके बाहर के राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाएगा? वो दिन कब आएगा? वो दिन आ सकता है, अभी आएगा। कब आएगा? अगर मैं तो उद्योग मंत्री था तो मैं कोशिश कर रहा था, मेरा मिशन यही था, और अभी सरकार बनेगी तो यही मिशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बिहार में लगे। और जो लेबर, देखिए दो तरह के जो ट्रेंड हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, बिल्कुल। टेक्सटाइल, बिहार के लोग लेबर खाली के अलावा ईंटा ढोने वाले लेबर अब बिहार के नहीं हैं। बिल्कुल। बिहार के लोग स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, वो कहीं भी जाएंगे। और ये कहना कि बिहार के लोग बाहर चले गए, अगर आप नोएडा में काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो क्या ये आपका हक नहीं है? गुड़गांव में काम कर रहे हैं, हक नहीं? बिहार के लोगों का ये अधिकार है कि देश के कोने कोने में हम जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन मजबूरी में न जाएंगे। हम मजबूरी में, अगर कोई बात अमेरिका में बिहारी को मौका मिलेगा तो अमेरिका जाएगा। वो ये लोग जो जा ही रहा है, ये जो प्रशांत किशोर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बिहारी जा रहा है, लेबर ट्रेन जा रहा है, अरे जहां रोजगार के साधन होंगे हम जरूर जाएंगे, अपने राज्य में भी रोजगार करेंगे। लेकिन देश हमारा है, देश के कहीं भी कोने में दुनिया हमारी। हमने गयाना बना दिया, हमने मॉरिशस बना दिया, हमने सूरीनाम बना दिया, ट्रिनिडाद टोबैगो बना दिया। आज चले जाइए अमेरिका में, जो टैलेंटेड लोग मिलेंगे उसको बिहारी कहा जाता है, इतनी बड़ी तादाद में। तो ये कह देना, ये कोई अभिशाप नहीं है कि बिहार के लोग अगर बाहर काम कर रहे हैं तो बिहार का अपमान हो रहा है, ये नहीं है। बिहार के लोग बिहार में काम करेंगे। खुद प्रशांत किशोर जगह जगह काम कर रहे थे कि नहीं? बिल्कुल कर रहे तो क्या लेबर थे वो? उनके वो स्किल्ड वर्कर, पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने आईपैक बनाया, कई राज्य में गए, नारा अच्छा लिखा, पोस्टर अच्छा बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, और जिस पार्टी के लिए भी पैसा लेके काम किया उस पार्टी को फायदा हुआ। तो वो अगर वो काम कर सकते हैं बिहार से अलग अलग जाके, तो कोई बिहारी टैलेंटेड है तो बिहार के बाहर अगर कहीं भी रोजगार का साधन होगा तो इसलिए बिहारी को काम नहीं करना चाहिए कि उसको बिहार में ही काम करना चाहिए। ये क्या तरीका है कि बिहार का आदमी सिर्फ बिहार में काम करेगा? हाँ, बिहार में मजबूर नहीं होना पड़ेगा बिहार छोड़ने पे। ये माहौल हम लोग बनाएंगे, इतनी इंडस्ट्री का जाल बिछाएंगे कि बिहार के लोगों को कहीं जाना न पड़े। लेकिन अगर बिहार के लड़के को किसी ने MBA किया या पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, या कोई अच्छी जगह गए, पूना गए, बेंगलोर गए, सूरत गए, तो वो बिहारी कम्युनिटी है, और बिहारी कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है देश को बनाने में। हम बिहार को भी बनाएंगे, देश को भी बनाएंगे। बिहार के लोग बिहार की तस्वीर संवारेंगे, और देश की भी तस्वीर को संवारने में बिहार के लोग उसमें रोल अदा करेंगे। पीके कितना रोल निभा रहे हैं इस बार बिहार में जो कैंपेन चल रहा है उनका? पीके किसको डैमेज कर रहे हैं, आपका क्या आकलन कर रहा है? पीके किसी को डैमेज नहीं कर रहे हैं। पीके एक समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, इलेक्शन स्ट्रेटजी समझते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ाया जाता है। वो अपने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लड़ा जाता है ये अनुभव नहीं है उनको, लड़ाने का अनुभव है। जब बाई इलेक्शन लड़े थे, हाँ भाई इलेक्शन लड़े, सब जगह हार गए बुरी तरीके। उन्होंने कहा 25 में क्या 24 में दिखा दें क्या, तो जनता ने दिखा दिया उनको।
आज वो लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, खुद की तारीफ ज़्यादा करते हैं, वो खुद की नहीं करनी चाहिए। मतलब उनके बारे में अच्छा तारीफ दूसरे करें, लेकिन वो हरदम कहते हैं हम कंधा लगाए हैं 11 ठो मुख्यमंत्री बनाने में। लेकिन जिस तरीके तो से वो गांव-गांव यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों लेकिन को मोबिलाइज उन्होंने कर रहे हैं, एक वोटरों को बात मोबिलाइज ये है, कर रहे हैं, पीके ने जमीन पे मेहनत बहुत की है, इसमें मान रहे कोई हैं। शक नहीं, आप मैं भी मानता मान हूँ। इतना पैदल चलना, धूप गर्मी में चलना बड़ी बात है, मेहनत कर रहे हैं। तो जो लेकिन कुछ भी समय- मेहनत कर रहे हैं जी। उससे जो वोटर अगर जो भी खिसकेगा वो किसका वोटर खिसकेगा? किसका? हमारा तो फिक्स है, महागठबंधन का ही खिसकेगा। जो मोदी का वोटर है, जो नीतीश कुमार का वोटर है, जो चिराग पासवान का वोटर है, जो मांझी जी का वोटर है, जो उपेंद्र कुशवाहा का वोटर है, जो सम्राट चौधरी का वोटर है, वो कहाँ जाने वाला है? लेकिन वो तो सभाओं में बोलते हैं ना कि मोदी जी ने यहाँ नहीं फैक्ट्री लगाया, गुजरात में फैक्ट्री लगाते वो हैं। एक लाइन को बोलते हैं, मैंने कई बार सुना। लेकिन मैं पीके साहब से कहता हूँ, प्रशांत किशोर जी, एक बार आप मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जाइए, 4 इथेनॉल प्लांट मिलेगा चलता हुआ, मेगा फूड पार्क मिलेगा चलता हुआ। प्रशांत किशोर जी, एक बार आप बक्सर के नवानगर जाइए, वहाँ पेप्सी का ये कोको कोला का प्लांट आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको इथेनॉल का प्लांट मिलेगा, कई इंडस्ट्री मिलेगी। आप बीटा में जाइए, आप बेगूसराय के प्रशांत किशोर जी, आप बेगूसराय के नए इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, वहाँ पर पेप्सी का प्लांट मिलेगा, प्लास्टिक का पार्क मिलेगा, वहाँ पे टेक्सटाइल का काम मिलेगा, वहाँ पर इथेनॉल का प्लांट मिलेगा। तो मैं तो उनको मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए प्रशांत किशोर जी, वहाँ पर आपको हज़ारों महिला काम करती हुई मिलेगी। तो आप बिहार के किसानों के बीच में जाइए प्रशांत किशोर जी, वहाँ पे आपको किसान कहेंगे कि शाहनवाज उद्योग मंत्री था तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा इथेनॉल पॉलिसी बनाया कि उनके अनाज की जो मक्का की कीमत है वो 900 से 1000 से 2400 हो गई, 2200 हो गई। अब हमारे मित्र उदय सिंह जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो सब मालूम है। तो जो काम हुआ उसको बताइए, खाली आलोचना खाली आलोचना। लेकिन जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है, क्या पीके साहब को नहीं मालूम? क्या उदय सिंह जी को नहीं मालूम? वो टेक्सटाइल के कई पार्क बन रहे हैं, क्या नहीं मालूम? अभी मधुबनी दरभंगा में पंडौल में 30 एकड़ में टेक्सटाइल का पार्क बन रहा है। एक झाजी हैं बिहार के, उन्होंने बनाया, 300-400 करोड़ लगा रहे हैं, उसमें कम से कम 5000 महिलाएं काम करेंगी, कई पुरुष काम करेंगे। तो वो किसका किया हुआ है? आप सिर्फ आलोचना करते हैं, जो सच्ची बात है उसको कबूल क्यों नहीं करते? अगर वो ये कहते कि नहीं इंडस्ट्री कुछ लगी है और लगना चाहिए तो मैं मानता। वो एकदम कह देते हैं कुछ नहीं लगा जी, सारे बिहारी बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में काम की शुरुआत हुई, नीतीश कुमार जी ने पहले रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी। अभी भी नीतीश मिश्रा उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन टोटल नकार देना और ये कह देना कि बिहार के जो यहाँ मजदूर हैं, बिहार के मजदूर नहीं है, स्किल्ड वर्कर हैं जिनको बड़ी कीमत मिलती है, वो कमा के पैसा बिहार में ही लाते हैं, और ये कह देना कि बिहारी सिर्फ बिहार में काम करेगा, फिर बिहारी का क्या होगा? सब जगह से बिहारी भगा दिए जाएंगे क्या? बिहारी हिंदुस्तान का नागरिक है, जहाँ भी उसको अच्छा तनख्वाह मिलेगा वहाँ काम करेगा और बिहार में भी काम करेगा। चलिए, ये तो रोजगार की बात हुई। मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है, क्या परसेप्शन है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ पूरी तरीके से। और क्या? कैसे? कब तक देगा, कब तक ठगाएगा? ये माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण। ओवैसी जी, मुस्लिम है 14%, ओवैसी जी को क्या यादव 14%, मुस्लिम 18%, और नेतृत्व किसके पास है? सिर्फ यादव के पास। मुस्लिम फिर झोला लेके पीछे पीछे घूम रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। आखिर मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन माई समीकरण में कहाँ मिला? 4 यादव मुस्लिम मंत्री थे, 8 यादव मंत्री थे, तेजस्वी यादव जवाब देंगे क्या? और ये कह देने का वो कहाँ जाने वाला है? मुस्लिम को लग रहा है कि अनाज देते हैं मोदी जी, आयुष्मान कार्ड देते हैं मोदी जी, नीतीश कुमार जी काम करते हैं, जगह जगह उन्होंने अंजुमन इस्लामिया बनाया, मदरसा के टीचर के लिए काम किया, उर्दू के लिए काम किया, इतना काम किया। तो आखिर काम के आधार पर वोट करेंगे तो राजद के धोखे में कोई आने वाला नहीं है। मैं तो आपके ज़रिए मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आपने सबको आजमा लिया,
आपके लिए काम मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। आइए बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, और किसी के धोखे में मत आइए, हमारे साथ आएंगे, हम पूरे कदर करेंगे। वक्फ कानून पे बिहार के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? वक्फ कानून से कितना असर पड़ रहा है? वक्फ कानून तो अभी सब जुडिस से मामला, देखिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, न एक मस्जिद जाएगी, न एक दरगाह, न कब्रिस्तान, न इमामबाड़ा, न खानका। ये जो वक्फा यूज़र है उसको भी सिर्फ इनरोल करा लेना है और उसकी भी जायदाद जाने वाली नहीं। हमारा कोई भी वक्फ की जायदाद को छीनने का इरादा नहीं है, लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है कि वक्फ की जायदाद छीन ली जाएगी। वही दुष्प्रचार को और आप लोग कैसे हैंडल कर कोई रहे हैं? भी मुतवल्ली जो है वो नॉन मुस्लिम बनने वाला नहीं है, वही रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि किसी के बहकावे में मत आइए। वक्फ की जायदाद मुसलमानों की थी, उनकी है, उनकी रहेगी। ओवैसी साहब कितना रोल प्ले कर रहे हैं सीमांचल में? ठीक ठाक उनका असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा, हैदराबाद वाले, जी उनका क्या रोल है? पिछली बार धोखे से 4-5 जीत गया था, इस बार एक एमएलए है, वो भी जीतने के लिए डर रहा है। वो चिट्ठी लिख रहा है कि लालू जी से समझौता हो जाए, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ ओवैसी इस बार 0 पे आउट हो जाएंगे, एक सीट भी आने वाली नहीं है। लेकिन अभी माहौल जो बना है, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जो चल रहा है, उसको लेके चाहे तेजस्वी हो चाहे ओवैसी हो, सब लोग चुनाव आयोग से मिल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये बैकफायर करने वाला है? क्या बैकफायर करने वाला? चुनाव से पहले रिवीजन हो रहा है और वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन जो होगा, नहीं, माहौल तो यही बनाया जा रहा है कि गरीबों का, एक भी बिहार के वोटर का वोट गरीब तो हमारे साथ है, हम क्यों उनका वोट काटने लगेंगे? तेजस्वी यादव हम कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब आप कर्नाटक जीत जाए, तेलंगाना जीत जाए, हिमाचल जीत जाए, वायनाड जीत जाए, रायबरेली जीत जाए, तो चुनाव आयोग अच्छा है। और जब आप महाराष्ट्र हार जाए, आप हार जाए हरियाणा, तब दिल्ली, तो चुनाव आयोग खराब हो गया। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू। अगर विपक्षी पार्टियां ये परसेप्शन पब्लिक के मन में बना देती हैं कि बीजेपी देखो हमारा, तुम लोगों का वोट काट रहा है या तुम लोगों का नाम हटा रहा है, उस चीज को हैंडल करना मुश्किल होगा ना। ये तो बैकफायर करेगा बीजेपी के लिए। नहीं, कोई बैकफायर करने वाला नहीं है, सबको मालूम है। महागठबंधन के लिए देखिए, कई लोग चुनाव के बीच में दुनिया से चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, तो स्वर्ग में जो वोटर बैठा है वो थोड़ी वोट देता है। कई लोग अपना वोट दूसरे कंट्री में जाते हैं, या कई लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ वोट बनवाते हैं। तो दो जगह एक वोटर, आप भारतीय वोटर हैं, नागरिक हैं, एक ही जगह वोट करेंगे तो उनका वोट रहेगा। कोई भी जो वैलिड वोटर है उसका वोट कटने वाला नहीं है, ये मैं पूरे गारंटी से कह सकता हूँ। आपका जो पॉलिटिकल लाइफ है और पर्सनल लाइफ, मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है, दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरा तो जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहाँ पर्सनल लाइफ होता है। हम लोग तो पब्लिक लाइफ। फैमिली के लिए कैसे टाइम? कहीं सिनेमा भी देखने जाइए तो 50 लोग सेल्फी ले लेगा, तो ये भी नहीं होगा कि आप कोई प्रश्न। अभी आमिर खान साहब के लिए रजत शर्मा जी ने एक फिल्म सितारे ज़मीं पे दिखाया था, तो उसमें बुलाया था, आमिर खान भी थे, मैं भी गया था। तो कुछ भी पब्लिक तो पर्सनल तो रहता नहीं है। हम लोगों की कोई जो पब्लिक लाइफ है वही रहती है। पर्सनल लाइफ से जुड़ी कहानी, जैसे आप इंटर रिलीजन मैरिज है आपकी, क्या है वो किस्सा? कैसे कैसे क्या क्या हुआ कि अब इतनी उम्र हो गई, अब 30 साल हो गए शादी को। हाँ, मतलब 1986 में बस में मिले थे जी, प्यार हो गया। न जात न धर्म की सीमा नहीं देखी, न राज्य की सीमा देखी, और हम लोगों का प्यार हुआ, फिर शादी हुई। थोड़ी दिक्कतें आई उस वक्त, लेकिन अब अच्छा, अब तो हमारी बच्चों की शादी होने वाली। कोई शिकायत नहीं होती है कि पॉलिटिक्स की वजह से आप इतना बिजी होते हैं? आपका बिजी, वो खुद ही बिजी हैं, वो पढ़ाती हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है वो कि बच्चों की कभी सर्वोदय स्कूल में पढ़ाती है मेरी मिसेज, जी, और कवित्री भी हैं जी, तो उनके बाद मुझे शिकायत होती है उनसे। जी, घर में भी बैठी होती हैं तो कुछ लिख रही होती हैं। मैंने कहा भाई मैं थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है। वो घर के काम, स्कूल के काम, स्कूल से इतना कागज़ ले आती हैं बच्चों का, वो देख रही हैं, तो टाइम कहाँ होता है। बच्चों को कभी शिकायत रही हो कि पापा के पास टाइम नहीं रहता है पॉलिटिक्स में? नहीं, थोड़ा रहता है। मेरी बेटे तो बड़े हो गए, मेरी बेटी है, उसको शिकायत रहता है। कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है, मिस करते हैं वो लोग। आपके बारे में सुना गया है कि आप जिस शहर जाते हैं
जितने घंटे की फ्लाइट होती है उतने दिन रुकते हैं, ऐसा कुछ सुना है हमने कहीं। ऐसा कुछ है क्या? क्या है कहानी? नहीं, अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं लंबी जगह और सुबह गए फिर शाम में भाग आए, ऐसा नहीं। हम उतने देर की फ्लाइट होती है तो उतना देर रुक जाते हैं। एविएशन मिनिस्टर रहे तो हमने नियम बनाया हुआ है, क्या? 2 घंटे की फ्लाइट है तो 2 घंटा, 3 घंटे की फ्लाइट है तो 3 दिन, 2 घंटे की तो 2 दिन। 2 दिन। अब बिहार के लिए कोई नियम नहीं है। बिहार के लिए कोई नहीं? बिहार के लिए तो जाइए तो फिर बिहार पहुंच गए, घर आ गए। और बिहार के लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं। कहीं जाइए, मैं किशनगंज से सांसद रहा तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये 3 जिला के सीट थी तो वहाँ के लोग अपना मानते हैं। फिर सुपौल का रहने वाला हूँ तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा वाले अपना मानते हैं। फिर भागलपुर, बांका से चुनाव लड़ा, वहाँ भागलपुर के लोग इतना प्यार करते हैं। यानी भागलपुर के लोग तो, अभी मैं वहाँ एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, और थोड़े दिन नहीं जाइए तो लोग कहते हैं क्या बात है सर आए नहीं। तो वो एकदम घर जैसा ही भागलपुर हो गया है। वहाँ के दुख सुख में मैं 11 साल से एमपी नहीं हूँ, लेकिन जुड़ा रहता हूँ, तो वहाँ के लोग मिस करते हैं। पर्सनल फीलिंग एक आदमी के सवाल, मतलब जैसे मान लीजिए कोई नेता है, आप हैं, आपको टिकट नहीं मिलता है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा मुझे, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो भी हो, टिकट नहीं मिलता है या चुनाव हार जाते हैं, क्या फीलिंग होता होगा? नहीं, जब 2014 में लेस देन 1% वोट से हारे थे, कैसा लगता हो? तो ये फील हुआ था कि काश मैं 9 दिन बाहर ना गया होता, या मैंने थोड़ा और मेहनत की होती, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ बात नहीं थी और इतने कम वोट से रह गया। बिल्कुल। और जहाँ तक 19 और 24 का सवाल है, दोनों बारी ये सीट गठबंधन में चली गई तो मैं नहीं लड़ पाया। मैं पिछले 11 साल से सांसद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भागलपुर के लोगों से जुड़ा हुआ। लोगों से जुड़े हुए हैं आप, लोगों के नेता हैं, लेकिन कैसा फील, क्या लगता है कि ऐसा अफसोस नहीं होता है कि अगर हमको टिकट मिला होता तो हम और बढ़िया से सेवा कर पाते लोगों की? नहीं, मैं अगर सांसद होता तो भागलपुर को की तकदीर और तस्वीर को संवार देता, ये तो मन में है। बिल्कुल। ये मेरे मन में जो मेरे ड्रीम थे, वो मैं जो सांसद हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी, खाली टाइम लेकिन मेरे मन में था कि अगर मैं 14 में भागलपुर का सांसद हो गया होता या 19-24 में, तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, वेंकैया नायडू जी से कह के हमने उसको स्मार्ट सिटी बनवाया, लेकिन वो और स्मार्ट होता। अभी भी भागलपुर टाउन में भी मैं जब घूमता हूँ दक्षिणी क्षेत्र में और इलाकों में, तो मुझे लगता है काश मैं होता तो और काम करता। ये मन में फीलिंग तो रहती। लोगों से मिलने के अलावा, पब्लिक लाइफ में हैं आप, पॉलिटिशियन हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो उसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब आपका किस चीज़ में, कि अब अभी पब्लिक मीटिंग नहीं है तो खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम ही नहीं मिलता। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो खाली रह जाए। कुछ तो अभी निकलता वो होगा दौर खाली नहीं टाइम। आया। खाली टाइम दिन में तो देखिए, पत्नी भी स्कूल में, बिल्कुल। बच्चे अपनी अपनी जगह, बेटा जॉब में, बिजनेस में, तो आदमी, छोटा परिवार है तो करे क्या। तो कभी जो मीडिया के लोग आ जाते हैं वही मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर। ये मेरा माइनस पॉइंट भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन ये है मेरी जो दोस्ती है मीडिया वालों से है, तो लंबी लंबी बात करना, गपशप। पढ़ने लिखने का कुछ इंटरेस्ट की? नहीं, अब मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, अब मैं सुनता हूँ। बिल्कुल। मैं शेप भी बनाता हूँ जी। तो यूट्यूब पे निकाल के सुन लेता हूँ कोई न्यूज़। अब टीवी तो मैं देखता नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं। पटना वाले घर पे तो टीवी ही नहीं है। अब दौर भी बदल रहा है। पहले लोग टीवी पे देखते थे एकदम रिमोट लेके, अब तो आपको ट्विटर पे दिख जाता है, यूट्यूब पे दिख जाता है, फेसबुक पे दिख जाता है, इंस्टा पे दिख जाता है। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं पूरा? हाँ, मैं इंस्टा पे शाहनवाज बीजेपी करके, और फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी शाहनवाज बीजेपी करके तो वो ये आपका अकाउंट ऑफिस है। देखता है, आप खुद देखते हैं? नहीं, मैं खुद देखता हूँ खुद? जी। थोड़ा बहुत वो कंटेंट, कुछ पोस्टर वोस्टर बनना है तो आ जाता है। अब इंडिया जीता तो मैंने खुद से ट्वीट किया। एक शब्द है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग जब होती है तो उस चीज़ को कैसे? नहीं, मेरी ज़्यादा करते नहीं, लोग जानते मैं शरीफ आदमी हूँ। कुछ और व्यक्तिगत चीज़ें, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? क्या अच्छा खाने लगता में है? हमको, देखिए, मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मटन खाता हूँ, फिश खाता हूँ,
प्रॉन बहुत पसंद है मुझे। मिठाई में क्या पसंद है आपको? मिठाई में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नहीं, या मुझे डायबिटीज वाला कुछ इस तरह मेरा का कोई कुछ? डायबिटीज़ वाला नहीं, अभी मैं जवान हूँ। बिल्कुल जवान है आप, तो फिट हैं। अभी मैं मिठाई में 2 मिठाई खाता हूँ शौक से। एक कहलगांव का रसकदम खाता हूँ, और कई लोग भी हैं वो कोई काम होगा तो आएंगे, एक डब्बा रसकदम ले आएंगे। यानी मैं कहता हूँ कि रिश्वत में लाए हो क्या। और नाथनगर की टिकरी बड़ी अच्छी है, कभी आपको खिलवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाथनगर की घी की टिकरी जो आटे से बनती है, तो वो 2 मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन दोनों भागलपुर की पसंद है मुझे। कोई एक ऐसी आदत जो लगता है कि इसको छोड़ना है मुझे, कुछ है ऐसा? कुछ नहीं है? कोई ऐसी एक आदत आपकी जिसको लगता हो कि हम छोड़ना चाहते हैं, इसको छोड़ देना चाहिए? वो छोड़ना चाहते हैं। देखिए मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, शराब कभी मैंने छुआ नहीं। बिल्कुल। और लेकिन कई बार है कि मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं, तो मुंह पे सच्ची बात कहना जो है वो अब कई लोगों को बुरा लग जाता है, और मैं कह देता हूँ तो उससे वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डिप्लोमेट की तरह बुरी बात भी हो तो ना कहूँ, क्योंकि आज का दौर बदल गया है। अगर कोई अच्छी बात भी किसी को समझाइए तो उसके समझ में नहीं आता है। वो जब तक वो खुद गिर ना जाए जब तक वो नहीं मानेगा। आपको कहाँ कंफर्ट ज़्यादा लगता है, टीवी डिबेट में या फिर ग्राउंड? टीवी डिबेट में मैं नहीं जाता। देखिए आजकल नए नए बच्चे आ गए, या ग्राउंड? टीवी डिबेट में अब गाली गलौज होती है। पता नहीं आप कितना देखते हैं, मैंने तो पिछले कई साल से टीवी डिबेट देखा ही नहीं है। जो नेता बैठते हैं टीवी डिबेट में उनको बड़ा भरम रहता है कि दुनिया देख रही है, लेकिन मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूँ तो बड़े बड़े चैनल को 4000, 5000, 10,000। अपनी बात कहने के लिए, आप अपनी बात कहने के लिए आपका जरिया ये मैं तो टीवी आजकल डिबेट है या फिर मैंने ग्राउंड? आजकल एक नया शौक चढ़ा है मुझे। बताइए। मैं पॉडकास्ट पसंद करता हूँ। बिल्कुल। कोई टीवी डिबेट में बड़ा से बड़ा चैनल बुलाए, वो कहे कि 1 to 1 भी करेंगे, मैं जाता हूँ टीवी पे कई बार। मैं तो डिबेट का प्रवक्ता पार्ट हैं, नहीं होता आप हूँ। प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं आपकी राय ली जाती है। मैं राय देता हूँ, मैं राय रखता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे राय रखने का पार्टी की तरफ से हक है, मैं रखता हूँ। लेकिन जब टीवी डिबेट में अब देखने में बड़ा नहीं लगता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप उम्र नहीं हुई। अब नए नए बच्चे आते हैं, और टीवी डिबेट में आजकल गाली गलौज भी होता है। तो इज्जत कमाने के लिए आपको राजनीति करना है या गंवाने के लिए? टीवी डिबेट में जाके कौन गाली सुनेगा? तो जिसको गाली पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो किसी को गाली पसंद है तो वही देखेंगे टीवी डिबेट। ये हम लोगों को अब देखिएगा, बहुत लोग डिबेट में आते थे, संबित पात्रा आते थे, मैं आता था। हम लोग 17 घंटा भी डिबेट किया हुआ है, लंबा लंबा, सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। अब मन नहीं करता? अब एकदम नहीं करता, न करने का करता है न देखने का करता है। पॉलिटिक्स को अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? सेवा। अगर आप राजनीति नहीं करते तो क्या करते? राजनीति तो मेरा शुरू से नहीं बचपन करते से तो ड्रीम। राजनीति में आप सफल हुए, राजनीति में सफल नहीं होते तो क्या करते? जर्नलिस्ट होते। कुछ तो होता है ना। जर्नलिस्ट होते। अगर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, फोन बंद करना हो, कहाँ जाएंगे? 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो भागलपुर जाएंगे। भागलपुर जाएंगे तो वो तो आपका इलाका है, आपका हाँ, क्षेत्र है। छुट्टी किसके साथ बिताने जाएं तो बता सकते हैं हम। हाँ बताइए, किसके साथ छुट्टी बिताना चाहते हैं? निशिकांत दुबे जी के साथ और राजीव प्रताप रूडी जी के साथ। अच्छा, आपकी अगर मुझे केमिस्ट्री है। मुझे अगर ये दोनों मेरे मित्र हैं, और अगर सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में थे तो साथ साथ रहते थे घंटों घंटा। अब अगर कोई मौका मिले कि छुट्टी पे जाना है तो इन्हीं दोनों में से रूडी जी और निशिकांत जी में से जो उपलब्ध होगा उसके साथ छुट्टी बिताने जाएंगे। वाह। अभी एक वीडियो कहीं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आपका एक आ रहा था, गोवा में कहीं गए थे आप, महालक्ष्मी मंदिर टाइप का कुछ था। जी जी। वहाँ पे हाल ही में गए थे शायद? जी जी, एक कुमकुम अर्चन यज्ञ में गए थे वहाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब हिंदू धर्म में भी आपकी आस्था पूरी है? नहीं नहीं, एक तरह से देखा जाए तो मतलब उस तरीके का कुछ हिंदू धर्म किसी का खरीदा हुआ है नहीं। सनातन, आप कहते हैं सनातन सबका है। हाँ। कहते हैं ना, सनातन धर्म के जो
प्रचारक हैं वो भी यही कहते हैं। तो मेरा भारतीय होने के नाते कोई कहीं यज्ञ में बुलाए, कहीं पूजा में बुलाए, तो उसमें हम जाते हैं। हम इस्लाम के सिद्धांत पे चलते हैं, लेकिन हर धर्म का सम्मान करते हैं। तो अभिषेक ब्रह्मचारी जी ने कुमकुम अर्चन यज्ञ रखा था वहाँ गोवा में, तो मैं वहाँ पे गया। उसके बाद गोवा में गया, मैं सुबह गया और शाम में लौट आया। तो मंदिर वहाँ गया था तो पैदल चला। मैं जब पहली बार किशनगंज से सांसद बना तो दुर्गा पूजा आ गई, तो वहाँ तस्लीमुद्दीन और इसराउल हक साहब ये लोग थे नेता। तो मैं जब सब हमारे समर्थकों ने कहा कि चलिए दुर्गा पूजा पंडाल में चलेंगे सर, झिझक करते हैं क्यों नहीं चलेंगे। गए तो वहाँ पंडित जी आए, उन्होंने कहा आपको तिलक लगा दें, हमको लगा दीजिए, फिर प्रसाद लेंगे सर। मैंने क्यों नहीं, मैंने प्रसाद लिया। सब देख रहे थे कि खा रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ के नेता जो मुस्लिम नेता है वो न जाते थे न खाते थे। मैंने कहा अपने यहाँ ईद में बुला लोगे, रोजा इफ्तार की पार्टी में बुला लोगे, और कोई अगर दुर्गा पूजा में बुला रहा है तो वहाँ तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर यहाँ क्यों बुलाते हो। हर धर्म का इज्जत करना चाहिए। तो मैंने इतना प्रसाद खा लिया उस बार कि डायरिया हो गया। मतलब वो मुझे लगा कि देखिए जो आपको वोट देता है वो अपना सब कुछ दे देता है। आपको लगता है कि भाई हमने एक मौका मिला, इसको वोट दिया, कितना अपनापन होता है। और जब मैं किशनगंज लड़ा वहाँ तो 70% मुस्लिम आबादी थी, बिल्कुल 30% हिंदू आबादी। तो 2 जगह मुस्लिम वोट बट गया था, इसराउल हक साहब और तस्लीमुद्दीन में, और हिंदू में 99.9% हिंदू वोट मुझे मिला, और मैं हिंदू वोट लेके ही चुनाव जीता। तो मुझे बनाने वाले हिंदू समाज के लोग थे, तो उनके जज्बात की कदर हमें करना चाहिए, तो हमने किया। हम भागलपुर लड़े, भागलपुर जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जहाँ धर्म के नाम पर बट गया था, वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया, वहाँ पर मैं चुनाव जीता। आज भी भागलपुर के लोग प्यार करते हैं। तो कोई पूजा होगा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, हमारे यहाँ भागलपुर में बिहुला बिश्वरी पूजा होता है, उसमें हर पूजा में पंडाल पे जाना, मिलना, लोगों को बधाई देना, दिवाली में, होली में, तो त्यौहार तो हम सबके हैं। और अगर कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जहाँ 99% लोग यहीं से के हैं, यहीं से कन्वर्ट हुए हैं, तो सबको इज्जत करना चाहिए। इंडोनेशिया को देखिए, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ की एयरलाइन का नाम आप देखिए, गरुड़ एयरलाइन। वहाँ सुकार्नो की 2 बेटियां थी, एक का नाम मेघावती देवी, एक का नाम कुसुमावती देवी। वहाँ रामलीला का मंचन राष्ट्रीय स्तर पे होता है। फॉरेन में कहाँ जाना आपको पसंद है? उन्होंने अपना धर्म बदला है, संस्कृति नहीं बदली। विदेश में आपको कहाँ घूमना पसंद है? विदेश तो आप बहुत, विदेश तो मैं तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ही रहा हूँ। फिर भी कौन सा डेस्टिनेशन आपको बहुत पसंद है विदेश में? नहीं, मुझे लंदन पसंद है। लंदन, हाँ, वहाँ जाने पे थोड़ी फीलिंग ये होती है कि इन्होंने बहुत दिन तक राज किया, लेकिन हम इकोनॉमी में इनको पछाड़ कर आगे होंगे। अभी हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं जो कि जब आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको वो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या बहुत छोटे होंगे, उनको नहीं पता है उस जनरेशन। हाँ, तो 99 के बाद जो पैदा हुए जी, वो जन जी वाला जो है जी, तो लेकिन मैं इतना, मुझे जंजी वाले भी जानते हैं, लेकिन उस दौर में नहीं देखा नहीं होगा ना पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे प्रवक्ता के तौर पे बहुत प्रवक्ता के तौर पे देखा। उस समय का कोई किस्सा कहानी एक बताइए जरा, कि जैसे आप सांसद चुन के आते हैं, फिर मंत्री बनने के लिए कॉल आता है, आपको अटल जी, आडवाणी जी कोई बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं, कैसे बात होती है, कोई एक किस्सा सुना दीजिए जरा। नहीं, देखिए, मैं चुनाव किशनगंज से जीता जी, और किशनगंज में जीत कर आया। तो जब मैं जीता तो सुशील मोदी जी का फ़ोन आया, कहा शाहनवाज जी जीत गए। मैंने कहा हाँ जीत गए, सही में जीत गए। साल ये 99 में। 99 की। फिर मैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किशनगंज जीतेंगे। देखिए, मोदी वेव 1, मोदी वेव 2, मोदी वेव 3, इसमें भी नहीं जीते वो सीट। नहीं, जब से चुनाव हो रहा है एक ही बार भारतीय जनता पार्टी जीती, जब शाहनवाज हुसैन ने वहाँ कमल खिलाया। तो पार्टी ने, हम जीत के आए।
फिर दिल्ली आ गए, कैलाशपति मिश्रा जी मिले, बहुत मानते थे मुझे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाना है। सब लोग को लग रहा था कि अकेला मुस्लिम जीत के आया है, तो शायद सरकार में हर को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, दलित को, पिछड़ों को, अगड़ों को, शायद इसको भी मिले। सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। मेरे दोस्तों ने जाकर शेरवानी सिलवा दी मुझे। अच्छा। ऐसे ही दीवान साहब में हाँ, टेलर हैं एक, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जी एक ही दिन में हम सिल के दे देंगे। हाँ। और वो शेरवानी सिल गई, शेरवानी घर आ भी गई, लेकिन तब तक कुछ पता नहीं था कि मंत्री इन्विटेशन बनना है नहीं कि आया। नहीं। हाँ। फिर हुकुमदेव बाबू का फ़ोन आया, उन्होंने कहा शाहनवाज तुझे इनविटेशन आया? मैंने कहा मुझे क्यों आएगा, मैं तो अभी MP बना, शपथ भी नहीं लिया, इतना उम्र में छोटा हूँ, 30 साल का हूँ, हमें कौन बनाएगा? तो बोले रोज रुक जरा पूछता हूँ। तो उन्होंने PM में फ़ोन लगाया कि शाहनवाज का नाम है। उन्होंने कहा नाम तो है लेकिन फ़ोन नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना फ़ोन नंबर भी नहीं था। अच्छा। फिर PP नंबर पे फ़ोन आया कि प्रधान, वो उन्होंने नंबर दिया, कहा प्रधानमंत्री बात करना चाहते थे, सो गए हैं, कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी, 5 पास वेस्टर्न कोर्ट में आप ले लें और कल आप शपथ के लिए आए। तो मैं शपथ के लिए गया। ऐसे पता चला कि आपको। पिताजी जिंदा थे, जी साथ गए, जी मेरी धर्म पत्नी रेणु जी गई जी। साथ में, लेकिन माँ की याद बहुत आई। माँ नहीं थी, वो होती तो बहुत खुश होती। पहला इंटरेक्शन जब रहा होगा आपका मंत्री बनने के बाद, इंटरेक्शन तो होता ही है, प्रधानमंत्री हैं आप, मंत्री हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो मुझे जानते ही थे ना पहले से। मैं युवा मोर्चा में था। जब उनके अंडर आप काम कर रहे हैं, हाँ, एक मंत्री के तौर पे, बतौर मंत्री, राज्य मंत्री हो, इंडिपेंडेंट चार्ज हो, साहब, कैबिनेट मंत्री हो, कोई एक किस्सा याद हो जब जितनी कुछ कहा हो, देखिए, जितनी सलाह मोहब्बत दी हो, मोहब्बत किया हो, कुछ भी, जो भी। जितनी मोहब्बत मुझे मिली शायद ही किसी को मिलेगी। अटल जी से, अटल जी पूरी सरकार से, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उस वक्त के प्रमोद जी, ये लोग बहुत मानते थे। जॉर्ज फर्नांडिस मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। बहुत, मतलब बेटे की तरह मानते थे। तो मैं मंत्री बना तो अकेला इतना टफ सीट जीत कर आया था, तो पूरी पार्टी के लोग मुझे प्यार करते थे। बिल्कुल। तो हम लोग काम करते रहे। और हाँ, ये सही है कि मुझे बहुत कम उम्र में एक बार जब मैं HRD मिनिस्टर था, MOS था, तो सुबह सुबह अटल जी का फ़ोन आया, कहाँ आप निकल गए? मैंने कहा सर मैं इधर आया हूँ बनवासी मेला में। उन्होंने कहा अरे साहब, आपका बनवास ख़त्म किया, आपको कोयला मंत्री बना दिया है, जाइए काम कीजिए। इस तरीके से प्रमोशन की। हाँ, एक बैग, हमें पता ही नहीं था, एक बैग प्रमोशन आ गया। हाँ। उसके बाद हमें कोल मिनिस्टर बन गए। कोल बनना उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी। 31 साल की उम्र थी। फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया, तो वो भी प्रमोद महाजन जी ने फ़ोन किया था। उनको कहीं से खबर लगी तो उन्होंने कहा, अच्छा, जो मैं तुमको बता रहा हूँ किसी को बताना नहीं, तुम भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रहे हैं। आपको नहीं तो लगता बड़ा पहले गर्व था। पहले वो शेरवानी जो पहन के मैंने शपथ लिया, दूसरी वाली, वो उमा भारती जी ने दिया मुझे। वो दीदी हर ईद पे मुझे, जब कैबिनेट मंत्री बने जी, कैबिनेट मंत्री की शेरवानी का पैसा उमा जी ने दिया। मैं उनसे नखरे भी करता था। वाह। वो मुझे ईदी देती थी और बड़ी कंजूसी करती बहन थी। की तरह। 101 रुपया, 111 रुपया। उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा ज़्यादा दिया कीजिए। तो मैंने बोला अगली बार ईद पे मुझे शेरवानी दीजिएगा। शेरवानी सिल गई। मैंने कहा मंगाई। उन्होंने कहा नहीं, तो बहुत महंगी सिलवा ली तुमने, मैं कहाँ से दूंगी इतना पैसा। हाँ। तो वो टंगी थी। हाँ। फिर मैंने दीदी को कहा पैसा दीजिए तब शेरवानी मंगाऊँ। तो उन्होंने मंगाया, वही शेरवानी मैंने पहनी। तो मेरी शादी तो भाग के हुई थी, तब तो शेरवानी पहनी भाग के नहीं। हुई थी? हाँ, तो मेरी शादी तो भाग के ही हुई ना भाई, मेरी इंटर रिलीजियस शादी थी। इंटर रिलीजियस शादी थी? हाँ, तो कोई अरेंज मैरिज थोड़ी था। अच्छा, अरेंज मैरिज नहीं? अरेंज मैरिज नहीं था। न कोई ढोल बजा, न घोड़ी चढ़ा, न कोई दोस्त नाचे, न बाजा बजा। लव अफेयर कितने साल चला था? 86 में शुरू हुआ और 94 में जाकर शादी हुई। 8 साल? जी, 8 साल। शादी करके भी छुपा लिया था। शादी करके तो छुपा 9 लिया साल। था। हाँ, घर पे किसी को नहीं पता चला? न उनके घर में पता लगा, रेणु जी के घर में, न मेरे घर में।
घर पे, आपके घर पे पता चला तो क्या? इसलिए मैं किसी दोस्त की शादी में जाता हूँ ना, हाँ। तो मुझे थोड़ा जेलस भी हो जाता है। क्यों? कि इस तरीके से ऐसे हो धूमधाम रहा से है, नहीं हो रहा है। हमारा कोई धूमधाम से नहीं हुआ। हाँ हाँ। हम तो लोग पहली बार खुलासा कैसे हुआ था? मैं हमने उमा जी को बता दिया, दीदी मैंने शादी कर ली। अच्छा। उन्होंने अडवाणी जी को बताया। हाँ। तो उस वक्त में उनको पता था कि हमारा अफेयर चल रहा है। ये तो प्रोफेशनल मतलब लाइफ में बताया ना, अपने घर पे बताए होंगे तो कैसा लगा होगा? दीदी प्रोफेशनल थोड़ी थी, मेरी बड़ी बहन से भी बढ़ के। हाँ मतलब तो उनको तो फिर बता भी नहीं था। पापा को, आपके पिताजी को? उनको भी बताया, उन लोगों को बड़ा निराशा हुआ, बहुत मायूस हुए। हाँ। रेनू के घर के लोग भी बहुत मायूस हुए। बहुत साल तक हमसे नहीं मिले। ओह, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे वक्त? धीरे धीरे अब मंत्री बन गए, दामाद मंत्री हो तो मिलना ही पड़ता। हाँ, दामाद मंत्री, हाँ ये तो है, दामाद मंत्री बन गए। इतना अच्छा दामाद कहाँ मिलता। हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता पहले मंत्री, सही बात होती, पोर्टफोलियो वगैरह बनता था तो एलोकेट होता था तो कुछ कुछ हिंट्स आ जाते थे, क्लू पता चल जाता था और लगभग सही होता था, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या उसके बाद की सरकारें रही हो। अभी नहीं पता चलता है, एकदम लास्ट मोमेंट तक नहीं पता चलता है। इसलिए तो लोग हमसे पूछते हैं आपका क्या हो रहा है। मैंने कहा जब कुछ होगा तो सीधे मोदी जी के यहाँ से फोन आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से फोन आएगा। जैसे एमएलसी बने, उद्योग मंत्री बने, वो भी मेरी कल्पना में नहीं था। एक फोन आया राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, मतलब एकाएक कि पता आपको, चलता है, किसी को नहीं पता चलता है, मीडिया में किसी को पता नहीं चलता है। आपको जाके नॉमिनेशन करना है। तो हमारी पार्टी में सिस्टम बदल गया है, पता नहीं कर सकता। लीक नहीं हो पाता है कुछ? कोई लीक नहीं है, नो लीक। मतलब ठीक है या बड़े, मतलब कैसा है, कैसा ये अच्छा है, अच्छा है। नेतृत्व को पता होता है। अटल जी का जो कार्यकाल रहा बतौर, या अटल जी की सरकार जो रही पूरी आपकी उस समय की, और अभी पिछले 10-11 साल से जो है, उस दोनों में क्या अंतर देखना, आप किस तरीके से अंतर देखना? नहीं, अंतर क्या है, वही निरंतर है, उसी रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। अंतर लेकिन है। मोदी जी ने उसमें स्पीड थोड़ा टॉप गियर लगा दिया है, तो जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी और तेजी से चल रही है। अंतर है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा, आपको कुछ तो फील हो रहा होगा अंतर। होता है, जब फील ये होता है कि आज पहले लगता था पिता के साथ काम कर रहे हैं, अब लगता है बड़े भाई के साथ काम कर रहे हैं। मोदी जी से बातचीत होती रहती है? क्यों नहीं होगी, हमारी पार्टी के नेता हैं। कितना फ्रिक्वेंट, कितना कुछ? नहीं, जब जब ज़रूरत होती है तो बात हो जाती है। तो पार्टी कार्यालय में यहाँ जब भी मीटिंग मुलाकात होती है, बिहार हुई आए थे तो मुलाकात हुई थी। बिहार वार दौरे पे जाते हैं तो मुलाकात होती रहती हाँ, है। हो जाती है। कुछ उनके साथ की कुछ यादें, कुछ किस्सा? बहुत याद है वो उनके, हाल फिलहाल का कुछ याद जब आ वो रहा? सत्याग्रह पे बैठे थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए, तो पूरे दिन, दूसरे दिन मैं उनके साथ बैठा था जब वो टोपी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने पूरा शॉल जिस पे कलमा लिखा था वो ओढ़ लिया था, लेकिन विरोधियों ने कंट्रोवर्सी कर दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ ऐसा जब नहीं तक लग रहा? आपका पॉडकास्ट आएगा तब बन भी जाएगा। नहीं मतलब जल्दी जल्दी ही जल्दी। अब जो राज्य में चुनाव बाकी थे सब चुनाव करीब करीब हो हो गए। गया, वो तो अब हो जल्दी गया। ही शुभ समाचार आएगा, नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा। कुछ हिंट दे पाएंगे क्या आप? नहीं, ना हमारे पास है ना हम दे सकते हैं आपको। कुछ भी हिंट कि मतलब किस तबके का होगा टाइप से, हाँ, ये इतना दे सकते पुरुष महिला किस तबके का होगा, इतना तो कुछ तो हिंट दे ही सकते हैं। हैं। बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता होगा। ये तो आप गोल मोल जवाब दे रहे हैं। ना सीधा दे रहे हैं। एकदम 24 कैरेट बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। हाँ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही होगा, कोई कांग्रेस से तो लाएगा नहीं, लेकिन नहीं, फिर कहीं से आया हुआ नहीं होगा, बीजेपी में ही पला बढ़ा, आगे बढ़ा। बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। महिला या पुरुष? ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा, ये नहीं पता, इतना तक लीक नहीं हो पाता है। इतना पता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। अभी हम अनफिल्टर्ड अड्डा में हमारे साथ मौजूद थे सैयद शाहनवाज साहब। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।